तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि किसी एटम का कंट्रीब्यूशन किसी यूनिट सेल के अंदर कितना होता है। जैसे कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, यूनिट सेल के कॉर्नर प्रेजेंट है, तो उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आता है। फेस सेंटर पे कोई एटम है तो उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आता है। और कोई एटम अगर बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आता है। ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वाला क्लास नहीं किए हैं, वो जाकर पहले वो चीज़ देख लें और फिर यहाँ पर आएँ, तब चीज़ें थोड़ा सा समझ में आएंगी, अच्छे समझ में आएंगी, और नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो खैर जो लोग क्लास किए हैं वो कंटिन्यू बने रहें। और आ जाइए, हम आज बात करेंगे कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं, और आज देखेंगे कितने तरह के यूनिट सेल होते हैं। फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे किसी यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, और फिर न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, जिससे आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे कि यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं। तो हमें इसी टॉपिक के बारे में बात करना है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। ठीक ना। यूनिट सेल कितने तरह के हैं। अब इसमें हमने दो तरह से बताया गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल, या सेंटर्ड यूनिट सेल का ही एक और नाम है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या इसको बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना। तो दो तरह के यूनिट सेल है, एक प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी का एक और नाम है। ठीक है। और सेंटर्ड यूनिट सेल का एक और नाम है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है। तो प्रिमिटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक सा यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है बेसिक चीज़, और यूनिट सेल के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रिमिटिव है, तो इसका मतलब ऐसा यूनिट सेल होगा जो बहुत ही बेसिक टाइप का हो। और बेसिक टाइप का यूनिट सेल का मतलब क्या है? तो ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। कहाँ पे प्रेजेंट हो? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, और कहीं ना प्रेजेंट हो एटम, तो उस यूनिट सेल को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे देखिए इस फिगर को, तो ये जो हमारा यूनिट सेल है, इसमें कहाँ कहाँ पे आपको एटम दिख रहे हैं। देखिए एक एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ऊपर के चारों कॉर्नर पे 4 एटम, और नीचे के चारों कॉर्नर पे 4 एटम। और कहीं एटम दिख रहा है क्या आपको? तो ये एक्चुअल में हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या प्रिमिटिव यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर पे तो हो ही, कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पे भी हो, तो उस तरह के यूनिट सेल को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर में पाया जाता है एटम, कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे कॉर्नर पे तो होगा ही, उसके अलावा भी कहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने तरह के होते हैं। तो ये देखिए हमने 3 तरह से बताया है। कौन कौन है, तो इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आते हैं आगे। तो अगला हमारा है कि सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने तरह के हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, इसका बॉडी टर्म का बी लेते हैं, इसका सी लेते हैं, और लास्ट का सी लेते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BCC। क्या बोलते हैं? BCC। ठीक है। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं FCC, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ECC। ठीक है। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं SC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC यूनिट सेल। ठीक है ना। तो ये शॉर्ट नेम हो गया, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
अब सुनिएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो ऐसा यूनिट सेल, अगर आपको ये फिगर दिख रहा हो क्लियर टू क्लियर तो ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा होने के चक्कर में कहाँ गायब हो गया, ये है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें देखिए एटम कॉर्नर पे तो है ही है, यह देखिए एटम कॉर्नर पे तो है ही है, यहाँ भी कॉर्नर पे है। इसके अलावा इस यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर है, बिल्कुल बीच वाला सेंटर है, बीच वाला जो जगह है, ये वहाँ पर भी एटम है। मतलब अगर एटम सारे कॉर्नर पे हो और बॉडी सेंटर पे भी हो, यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो उस बॉडी सेंटर पे भी अगर कोई एटम हो तो उस तरह के यूनिट सेल को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है। अगला हमारा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है, तो यूनिट सेल के सारे के सारे कॉर्नर पे एटम तो हो ही, देखिए सारे कॉर्नर पे एटम दिख रहा है, इसके साथ साथ उसके पास जितने फेस होते हैं, देखिए क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब में 6 फेस होते हैं। अब इसमें आपको फेस दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये वाला एक फेस हो गया, ये एक आपको फेस दिख रहा होगा, एक फेस ये दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, एक फेस ये दिख रहा होगा। कितने फेस हो गए, 1 2 3, एक फेस हो गया ये 4, और एक फ्रंट में होगा जो कि ये वाला है, ये वाला है 5, और एक पीछे होगा बैक साइड में, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये बैक वाला है, ठीक ना। तो 6 फेस होते हैं, किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो अगर एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हों और साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट हों, तो फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो। अभी देखिए सारे कॉर्नर पे एटम है और फेस सेंटर क्या हुआ, तो ये एक हमारा फेस है और इस फेस का फेस सेंटर ये है, बीच का पॉइंट ये है, और यहाँ भी एटम अगर प्रेजेंट है तो क्या हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसा यूनिट सेल जिसमें सारे कॉर्नर पे एटम्स हों और सारे फेस सेंटर पे एटम्स हों, तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एटम कहाँ कहाँ है, यहाँ पे सारे कॉर्नर पे और सारे फेस सेंटर पे। देखिए ये एक फेस सेंटर है तो यहाँ पे एक एटम है, ये एक फेस है तो यहाँ पे भी एक एटम है, ठीक है। ये एक फेस है तो यहाँ भी एक एटम है, ये एक फेस है तो यहाँ भी एक एटम है। तो इस तरह से जितने फेस हैं उस हर जगह पे क्या है, एक एक एटम है। तो फेस सेंटर पे एटम हो, कॉर्नर पे एटम हो तो क्या होगा, कैसा यूनिट सेल बोला जाएगा, FCC या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है ना। चलिए आते हैं आगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है, इसको हमने ECC बोला था, क्या बोला था इसको हमने ECC बोला था। तो थोड़ा सा सुनिएगा ECC क्या होता है। ठीक है, चलिए आते हैं ECC पे। ECC का मतलब क्या हुआ, जब एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो और किसी 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पे फिगर को देखिए, क्या एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और देखिए 2 अपोजिट फेस पे एटम है, एक इस फेस पे है और एक इस फेस पे है, मतलब एक ऊपर वाले फेस पे है, एक नीचे वाले फेस पे है। तो एटम सारे फेस पे ना हो, सिर्फ किसी 2 अपोजिट फेस पर हो और कॉर्नर पे हो। तो एटम अगर सारे कॉर्नर पे हो, देखिए एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 कॉर्नर पे है, और ये है हमारा एक फेस और ये है हमारा एक फेस, और ये दोनों फेस एक दूसरे को जस्ट क्या है, अपोजिट हैं। तो सारे कॉर्नर पे एटम्स हों और किसी 2 अपोजिट फेस पे एटम हो, तो वो किस टाइप का यूनिट सेल बोला जाएगा, तो वो बोला जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना। क्लियर है। तो इतने तरह के हमें यूनिट सेल जानना है, और ये आपको अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो अभी हम आगे जब चलेंगे, जब हम Z की वैल्यू निकालते हैं तब दिक्कत आपको होगा। तो आपको पहले से ही दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे और कहीं नहीं होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ पे होता है, सारे कॉर्नर पे और बिल्कुल बीचों बीच बॉडी सेंटर पे।
FCC में कहाँ पे होता है? फेस सेंटर यूनिट सेल में, सारे कॉर्नर पे और सारे फेस सेंटर पे, जितने भी फेस हैं उसके सेंटर में। इंड सेंटर में कहाँ होता है? तो सारे कॉर्नर पे और किसी दो अपोजिट फेस पर एटम होगा तो उसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा आप चाहें तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना? जल्दी से करिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। अब चलिए यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है नीचे, आपको नीचे दिख जाएगा। अब ये देखिएगा आप नीचे, ठीक है? देखिए तो ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें नीचे देखिए एकदम जस्ट नीचे लिखा गया है एटम्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। एटम सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है ना? और क्या लिखा गया है इधर देखिए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो और बॉडी सेंटर प्रेजेंट होगा, तो ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। फेस सेंटर में क्या बोला गया है? एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर, सारे कॉर्नर पे और सारे फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो। और इंड सेंटर में क्या बोला गया है? एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड ये देखिए इधर लिखा गया है, ये इधर सरक गया है, इसको एक्चुअल में उधर होना चाहिए। तो ये उसमें का है, यहाँ का है एंड एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। मतलब इंड सेंटर्ड में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सारे कॉर्नर पे एंड एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, किसी दो अपोजिट फेस सेंटर और सारे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना? तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसी यूनिट सेल के अंदर एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब समझिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि Z की वैल्यू फाइंड करिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा सा इसका मतलब देख लीजिए। जैसे हमने एक यूनिट सेल इधर बना के दिखा दिया आपको, और आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में। अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये आठों के आठों एटम इस यूनिट सेल के अंदर है पूरी तरह से। आपको ये भी पता है, पिछले वाले क्लास में बता दिया है कि कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होता है उस एटम का मात्र 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर जाता है। मतलब इस कॉर्नर के एटम का 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, तो ऐसे हमें 8 टुकड़े मिलेंगे। और इन 8 टुकड़ों को आप अगर मिला देंगे तो ये कितने एटम के बराबर हुआ? वही तो एक्चुअल में इस यूनिट सेल के अंदर होगा। अरे भाई, इस एटम का 1/8 टुकड़ा अंदर गया, इस एटम का 1/8 टुकड़ा अंदर, इसका 1/8 अंदर। इसी तरह से 8 एटम के छोटे छोटे टुकड़े जो इस यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं को तो हमें काउंट करना है, उन्हीं को हमें जोड़ देना है, उन्हीं को कलेक्ट कर देना है, और वो जितने एटम के बराबर होगा वही एक्चुअल में क्या है? Z है। मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितना एटम प्रेजेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? Z। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अभी हम बता के आए हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ कॉर्नर पे। और ये भी बात आपको पता है कि 8 कॉर्नर होते हैं, मतलब 8 एटम है कॉर्नर पे, और कोई तो एटम है नहीं। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो अगर 1/8 आप 8 टाइम जोड़ दें तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा कि इस यूनिट सेल के अंदर कितना एटम है? या
1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो सारे एटम हैं ये सब मिल करके कितना इस यूनिट सेल को दे रहे हैं, मतलब अपना कितना पार्ट इस यूनिट सेल को डोनेट कर रहे हैं, कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चलिए वही काम करना है। देखिए, तो हमें पता है कि 1/8 एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है और 8 कॉर्नर होते हैं, तो इसलिए हमने इंटू 8 कर दिया। तो बताइए क्या आएगा। देखिए, तो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकालना है ना, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 और 8 कॉर्नर होते हैं तो इंटू 8 कर दिया, मतलब एक का कंट्रीब्यूशन आया 1/8। और अगर 1/8 हमारा एक एटम का कंट्रीब्यूशन है तो ऐसे ऐसे 8 एटम हैं, तो 8 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8 एटम का कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो कितना आएगा, क्या ये 1 आएगा? मतलब इसका टुकड़ा, इसका टुकड़ा, इसका टुकड़ा, इसका टुकड़ा और नीचे के चारों का टुकड़ा अगर हम जोड़ दें तो एक एटम के बराबर होगा। क्यों? क्लियर है? अब आते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में Z की वैल्यू क्या होगा। तो ये बात आपको पता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अभी हम बता के आए हैं कि एटम सारे कॉर्नर पे होते हैं और सारे फेस सेंटर पे होते हैं। तो जो कॉर्नर पे एटम हैं उनका कंट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए और जो फेस सेंटर पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन चेक कर लीजिए। और कुछ फाइंड करना है क्या? और कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो तरह से सॉल्व किया है। ये है कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन और ये है फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा इसी चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए आइए। तो अगर हमें FCC के लिए निकालना है तो आपको पता है एटम कहाँ कहाँ पे है। तो एटम है कॉर्नर्स पे एंड और कहाँ पे है, तो और है एटम फेस सेंटर पे, और कहीं तो एटम नहीं है। तो आपको पता है कॉर्नर पे जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8। कितने कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर हैं, तो इंटू 8 कर दिया, ये 8 एटम का कंट्रीब्यूशन आ गया। फेस पर जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। हमने पिछले क्लास में बताया था कि फेस सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो मात्र 1/2 कंट्रीब्यूट करता है किसी यूनिट सेल में। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/2 और कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो इसलिए हमने कर दिया इंटू 6। तो यहाँ से कितने आ गए, तो यहाँ से आ गया आपका 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। तो टोटल एटम कितने हो गए, 1 और 3 कितना हो गया, 4। मतलब 4 एटम के बराबर कंट्रीब्यूशन होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। और वही देखिए मैं सॉल्व किया हूँ, ये कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन, ये फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1 + 3 = 4। तो ये जो 4 वैल्यू आया है ये क्या है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं उन सब का कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल के अंदर। क्लियर है? अब आ जाते हैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी आपको पता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, तो सिर्फ कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, और कहीं तो होता नहीं है। तो सारे कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन आप फाइंड कर लीजिए, और किसका फाइंड कर लीजिए, सारे कॉर्नर वाले का। सारे कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लीजिए और जो बॉडी सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लीजिए। ठीक ना? बॉडी हद बॉडी सेंटर वाले का काउंट कर लीजिए और कॉर्नर वाले का। अब कॉर्नर वाले का कैसे आप काउंट करेंगे, तो कॉर्नर वाले का आपको पता ही है कितने कॉर्नर होते हैं, 8, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 हो गया। और बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पिछले वाले क्लास याद है ना, बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 1 होगा। तो ये हो गया 1 पहले से ही, और एक ही बॉडी सेंटर होता है तो × 1, तो कितना वैल्यू आएगा बताइए। तो
इसको हम सॉल्व कर दे तो 1 आ गया, और इसको हम देखें तो 1 आ गया, मतलब 1 + 1। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 एटम का कंट्रीब्यूशन है। देखिए ये भी हमने फाइंड करके निकाला है, 1/8 × 8 + 1 = 2। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे Z की वैल्यू। Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मीन्स Z। और अगर आपसे ओरली पूछा जाए तो आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू क्या है? 1, FCC के लिए क्या है? तो 4, BCC के लिए क्या है? तो 2। और अगर आप ECC के लिए निकालेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, तो वहाँ भी 2 ही आएगा। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। तो ये हमने फाइंड किया Z की वैल्यू। तो अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले ले, या नोट करना हो तो नोट कर ले, जल्दी से करिए। चलिए अब आते हैं आगे। अब हमें बात करना है कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या बातें हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, और यहाँ पे फार्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं को मैं देख लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल इन विच, कह रहा है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल इन विच ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड बी एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। पूछ रहा है उस क्रिस्टल का फार्मूला बताइए जिसमें ए एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर पे और बी एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। तो आप सोचिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा एज्यूम करिए फिगर के फॉर्म में। तो ये यूनिट सेल है, और यूनिट सेल के कॉर्नर पे कौन सा एटम प्रेजेंट है? तो सारे कॉर्नर पे है ए टाइप का एटम। तो सारे कॉर्नर वाले कैसे हैं? एटम ए वाले। और अगर हम बात करें बी वाले एटम की, तो बी वाला एटम कौन है? तो बॉडी सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है वो कौन है? बी वाला है। तो आपको ये बात पता है कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है और बॉडी सेंटर के एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो फाइंड नहीं कर लेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आपको Z निकालना है। ए एटम का Z निकालना है, बी एटम का Z निकालना है कि ए एटम इस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी एटम इस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करना है, यही आपको फाइंड करना है। और ये फाइंड कर लिए तो फार्मूला भी बन जाएगा। तो चलिए हम फाइंड करते हैं पहले ए एटम का कंट्रीब्यूशन। तो हम लिख रहे हैं क्या चीज़, देखिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम। तो ये बताइए ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ए एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर पे, और सारे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? तो 1 के बराबर होता है। अभी हम पहले निकाल के आए हैं। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, और कॉर्नर कितने होते हैं? तो 8। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम कितना आया? 1। ए का एटम कॉर्नर पे है, और सारे कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितने एटम के बराबर होता है? 1 एटम के बराबर। अब आते हैं बॉडी सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन। तो अब हम लिख रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ, इधर लिख दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम। तो ये बताइए बी एटम है कहाँ पे? तो बी एटम है बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? पूरा होता है, मतलब 1 होता है। तो बी एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1, और ए एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया 1। तो इस यूनिट सेल के अंदर ए एटम, ए के कितने एटम प्रेजेंट हैं? तो 1 एटम। बी के कितने एटम प्रेजेंट हैं? तो 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इस यूनिट सेल के अंदर ए का 1 एटम है, बी का 1 एटम है, तो फार्मूला बनेगा A1B1। तो इसका मतलब फार्मूला हो गया AB। बस
इतना सा आपको करना था। मतलब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको जेड फाइंड करना है, ए के लिए जेड, बी के लिए जेड, और उससे फार्मूला बना देंगे। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया? चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल इन विच ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड बी एटम प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर। यहाँ कर रहा है कि एक यूनिट सेल है जिसमें ए एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर पे और बी एटम प्रेजेंट है, रुक जाओ ऐसे, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से है। इसमें हमने क्या किया, कह रहा है कि ए एटम प्रेजेंट है सारे कॉर्नर पे और बी एटम कहाँ प्रेजेंट है, तो सारे फेस सेंटर पे। तो ए को हमने यहाँ प्रेजेंट करा दिया, ए को कहाँ रख दिया, सारे कॉर्नर पर रख दिया, और बी को कहाँ रख दे रहे हैं, दया रुक जाओ, ये भी जिग जैग खेल रहा है, डरारी खेलेगा क्या, मन नहीं रहा, देख रहे हो। ये हो गया एक आइटम, ठीक ना। तो ए एटम क्या है, सारे कॉर्नर पे है, और बी एटम कहाँ है, तो सारे फेस सेंटर पे हैं, और इसका फार्मूला पूछ रहा है। तो फिर हमको क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ ए एटम फाइंड करना है इस यूनिट सेल के अंदर, नंबर ऑफ बी एटम फाइंड करना है इस यूनिट सेल के अंदर, बस फार्मूला बन जाएगा। तो ये बताइए ए एटम कहाँ प्रेजेंट हैं, तो ए एटम प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पे, और आपको पता है कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो 1/8 एक एटम का कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर होते हैं तो कितना हो गया 1, ठीक है। और बी कहाँ प्रेजेंट है, तो बी प्रेजेंट है सारे फेस सेंटर पे, तो बी प्रेजेंट है फेस सेंटर पे, और अगर बी सारे फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो फेस कितने होते हैं 6, और एक फेस से कंट्रीब्यूशन, तो एक फेस से कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और होते हैं 6 फेस, तो ये कितना आ गया 3। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर ए के कितने एटम है, एक एटम है, बी का कितना एटम है, तो 3 एटम है। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला होगा A1B3, मतलब फार्मूला बन गया AB3। कितना आसान है, लेकिन अगर ये आप फाइंड नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जेड की वैल्यू निकाल पाएँ, और जेड की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए किस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। क्लियर है? तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, इसको भी आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो हटाया जाए, चलिए हटाते हैं। अच्छा, वैसे घर पर रहते तो मज़ा तो आ रहा होगा ना स्कूल जाना है ना कहीं, आराम से पढ़ो, खाओ और लौटाओ ना, मज़ा आ जा रहा होगा। क्या लाइफ है, हैं? चलिए, ये आप ही लोगों के नसीब में है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि स्कूल घर पे बैठे बैठे चल रहा है, या कोचिंग चाहे जो भी, बट जनरली क्या हो रहा है, पुराने टाइम में जो लोग पढ़े हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं उनसे पूछिए क्या होता है पढ़ाई, ठीक ना। आप कितना एज कहाँ है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ए प्रेजेंट, एक्चुअल में यहाँ पे ए एटम होना चाहिए, यहाँ पे होगा ए एटम, ठीक ना, नोट कर लीजिएगा आप इसमें। ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, बी एटम प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर, बी एटम है ये भी, ठीक ना। ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, बी एटम प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर इन ए क्रिस्टल बट ड्यू टू सम डिफेक्ट। अब ये क्वेश्चन दमदार है तो सुनिएगा ध्यान से। ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, बी एटम प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर बट ड्यू टू सम डिफेक्ट 2 एटम्स, क्या बोल रहा है, 2 एटम्स लॉसेस अपोजिट फेस सेंटर्स, 2 एटम गायब हो जा रहे हैं अपोजिट फेस सेंटर से। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। कह रहा है कि ए टाइप का एटम सारे कॉर्नर पे हैं, बी टाइप का एटम सारे फेस सेंटर पे है,
और कुछ डिफेक्ट के वजह से दो अपोजिट फेस सेंटर से एटम गायब हो जा रहे हैं, दो एटम जस्ट अपोजिट फेस सेंटर से गायब हो जा रहे हैं। तो बताइए यूनिट सेल का फार्मूला। इसमें क्या दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सुनिए। सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे पास यूनिट सेल है और यूनिट सेल में आपको कहा गया है, यूनिट सेल में कहा जा रहा है यार यूनिट सेल में ये कहा जा रहा है कि ए एटम सारे कॉर्नर पे था, वो है भी, ठीक है ना। ए एटम सारे कॉर्नर पे है, ए एटम सारे कॉर्नर पे है। वहीं क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, कह रहा है कि ए एटम सारे कॉर्नर पे है और बी एटम कहाँ पे है, सारे फेस सेंटर पे है। तो मान लीजिए बी एटम इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, ऐसे होगा सारे फेस पे, ये साइड का फेस है, ये नीचे का फेस है, और इसी तरह से एकदम फ्रंट वाले फेस पे भी होगा और इस बैक वाले फेस पे भी होगा, मतलब यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 6 फेस पे है, लेकिन कह रहा है कि किसी डिफेक्ट के वजह से दो एटम मिस हो जा रहे हैं किसी दो अपोजिट फेस से। तो हमने मान लिया कि दो अपोजिट फेस ये दोनों हैं, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, ठीक है ना। देखिए ये जो मैं एटम बनाया हूँ ये ऊपर छत पे बनाया हूँ, एकदम ऊपर वाले पे, ये साइड में बना है, ये साइड में बना है और ये नीचे बना है। देखिए फ्रंट में और बैक में मैं कोई एटम नहीं बनाया हूँ, तो ना फ्रंट फेस पे कोई एटम है ना बैक फेस पे कोई एटम है। और अब इसका फार्मूला बताना है तो हो नहीं जाएगा। देखिए ना कैसे करेंगे, अरे यार मानोगे नहीं क्या, चलिए छोड़िए, ये डिलीट हो गया लग रहा है, मिट नहीं रहा है। चलिए आते हैं, तो हमको ये पता चल गया कि ए कहाँ पे है, ए एटम है सारे कॉर्नर पे, ये तो मिस नहीं हुए हैं। बी एटम सारे फेस पे है और यही मिस हुआ है। तो ए एटम कहाँ पे है, तो ए एटम है कॉर्नर पे और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 मतलब कितना हो गया 1। बी एटम प्रेजेंट है कहाँ पे, पहले था सारे फेस पे, लेकिन अब कहाँ पे है, डिफेक्ट के बाद कहाँ पे प्रेजेंट है। तो डिफेक्ट के बाद से देखिए, डिफेक्ट से पहले सारे फेस पे था, 6 फेस पे था, लेकिन डिफेक्ट के बाद से 2 एटम गायब हो गए हैं 2 फेस से, मतलब अब कितने फेस पे हैं, अब 4 फेस पे है, 2 फेस पे नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 फेस सेंटर पे प्रेजेंट है कौन, बी एटम। तो 4 फेस पे है मतलब एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, 4 फेस पे है तो × 4 कितना आया 2। तो ए का वैल्यू कितना आया 1, बी का वैल्यू कितना आया 2। तो क्या लिख दें A1 B2 या इसको बोल दें AB2, क्या ये फार्मूला बन जाएगा। चलिए देख लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, ए एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स एंड बी एटम प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर इनिशियली बट आफ्टर सम डिफेक्ट बी एटम लॉसेस फ्रॉम हाफ ऑफ फेस सेंटर, देन व्हाट इज द न्यू फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। ये भी जस्ट इसके पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, इसकी तरह है, इसको आप कर लीजिएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, तो आज हमने बात किया जेड का फाइंड करना, या कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे फाइंड करते हैं, ये देखा। फिर से देखा कि कितने तरह के यूनिट सेल हैं, ये देखा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, ठीक ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। तो आज का कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन आपको कम समझ में आया हो तो आप रिपीट करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लेकिन पूरा आपको क्लियर टू क्लियर आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए
थैंक यू।